आपका स्वागत है किस्से कविताएं में। आज सुनिए सादत हसन मंटो की मशहूर कहानी मिस माला। गाने लिखने वाले अजीम गोविंद पुरी जब एबीसी प्रोडक्शनर में मुलाजिम हुआ तो उसने फौरन अपने दोस्त म्यूजिक डायरेक्टर भटसावे के मुतल्लिक सोचा, जो मरता था और अजीम के साथ कई फिल्मों में काम कर चुका था। अजीम उसकी अहलियतों को जानता था। स्टंट फिल्मों में आदमी अपने जौहर क्या दिखा सकता है, बेचारा गुमनामी के गोशे में पड़ा था। अजीम ने चुनांचे अपने सेठ से बात की और कुछ इस अंदाज में की कि उसने भटसावे को बुलाया और उसके साथ एक फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट 3,000 रुपयों में कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करते ही उसे 500 रुपए मिले, जो उसने अपने कर्ज ख्वाहों को अदा कर दिए। अजीम गोविंद पुरी का वो बड़ा शुक्रगुजार था। चाहता था कि उसकी कोई खिदमत करे, मगर उसने सोचा आदमी बेहद शरीफ है और बेघर्ज। कोई बात नहीं, आइंदा महीने सही, क्योंकि हर माह उसे 500 रुपए कॉन्ट्रैक्ट की रूह से मिलने थे। उसने अजीम से कुछ न कहा। दोनों अपने अपने काम में मशगूल थे। अजीम ने 10 गाने लिखे, जिनमें से सेठ ने 4 पसंद किए। भटसावे ने मौसीकी के लिहाज से सिर्फ 2। उनके उसने अजीम के इश्तिराक से धुनें तैयार की, जो बहुत पसंद की गई। 15-20 रोज तक रिहर्सलें होती रही। फिल्म का पहला गाना कोरस था। इसके लिए कम से कम 10 गोया लड़कियां दरकार थी। प्रोडक्शन मैनेजर से कहा गया, मगर जब वो इंतजाम ना कर सका तो भटसावे ने मिस माला को बुलाया, जिसकी आवाज अच्छी थी। इसके अलावा वो 5-6 और लड़कियों को जानती थी, जो सुर में गा लेती थी। मिस माला खांडेकर, जैसा कि उसके नाम से जाहिर है कि कोल्हापुर की मर्टा थी। दूसरों के मुकाबला में उसका उर्दू का तलफ़ुज़ ज्यादा साफ था। उसको ये जबान बोलने का शौक था। उम्र की ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे का हर ददोक हाल अपनी जगह पर पुख्ता। बातें भी उसी अंदाज में करती कि मालूम होता अच्छी खासी उम्र की है। जिंदगी के उतार चढ़ाव से बात पर है। स्टूडियो के हर कारकुन को भाईजान कहती और हर आने वाले से बहुत जल्द घुल मिल जाती थी। उसको जब भटसावे ने बुलाया तो वो बहुत खुश हुई। उसके जिम्मे ये काम सपुर्द किया गया कि वो भौरन कोरस के लिए 10 गाने वाली लड़कियां मुहैया कर दे। वो दूसरे रोज ही 12 लड़कियां ले आई। भटसावे ने उनका टेस्ट लिया। 7 काम की निकली। बाती रुटस्त कर दी गई। उसने सोचा कि चलो ठीक है, 7 ही कापी है। जगताप साउंड रिकॉर्ड सेट से मशवरा किया। उसने कहा कि मैं सब ठीक कर लूंगा। ऐसी रिकॉर्डिंग करूंगा कि लोगों को ऐसा मालूम होगा 20 लड़कियां गा रही है। जगताप अपने पन को समझता था। चुनांचे उसने रिकॉर्डिंग के लिए साउंड प्रूफ कमरे के बजाय साजिंदों और गाने वालियों को एक ऐसे कमरे में बिठाया जिसकी दीवारें सख्त थी, जिन पर ऐसा कोई गिलाफ चढ़ा हुआ नहीं था कि आवाज दब जाए। फिल्म बेवफा का मुहूर्त उसी कोरस से हुआ। सैकड़ों आदमी आए। उनमें बड़े बड़े फिल्मी सेठ और डिस्ट्रीब्यूटर्स थे। एबीसी प्रोडक्शनर्स के मालिक ने बड़ा एहतिमाम किया हुआ था। पहले गाने की 2-4 रिहर्सलें हुई। मिस माला खांडेकर ने भटसावे के साथ पूरा ताउन किया। 7 लड़कियों को बर्दन परदन आगाह किया कि खबरदार रहें और कोई मसला पैदा ना होने दे। भटसावे पहली ही रिहर्सल से मुतमिन था, लेकिन उसने मजीद इत्मीनान की खातिर चंद और रिहर्सलें कराई। इसके बाद जगताप से कहा कि वो अपना इत्मीनान कर ले। उसने जब साउंड ट्रैक में ये कोरस पहली मर्तबा हेडफोन लगाकर सुना तो उसने खुश होकर बहुत ऊंचा ओके कह दिया। हर साज और हर आवाज अपने सही मुकाम पर थी। मेहमानों के लिए माइक्रोफोन का इंतजाम कर दिया गया था। रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो उसे ऑन कर दिया गया। भटसावे की आवाज भूमपू से निकली। सॉन्ग नंबर 1, टेक्स रेडी 1 2 और कोरस शुरू हो गया। बहुत अच्छी कंपोजिशन थी। 7 लड़कियों में से किसी एक ने भी कहीं तलत सुर न लगाया। मेहमान बहुत महजूज हुए। सेठ, जो मौसीकी क्या होती है, इससे भी ततर न आशना था, बहुत खुश हुआ, इसलिए कि सारे मेहमान इस कोरस की तारीफ कर रहे थे। भटसावे ने साजिंदों और गाने वालियों को शाबाशियां दी। खासतौर पर उसने मिस माला का शुक्रिया अदा किया, जिसने उसको इतनी जल्दी गाने वालियां फराहम कर दी। इसके बाद वो जगताप साउंड रिकॉर्ड सेट से गले मिल रहा था कि एबीसी प्रोडक्शनर्स के मालिक सेठ रणछोड़ दास का आदमी आया कि वो उसे बुला रहे हैं। अजीम गोविंद पुरी को भी। दोनों भागे। स्टूडियो के उस सिरे पर गए जहां महफिल जमी थी।
सेठ साहब ने सब मेहमानों के सामने 100 रुपए का सब्ज नोट इनाम के तौर पर पहले भटसावे को दिया। फिर दूसरा अजीम गोविंदपुरी को। वो मुख्तसर सा बातीचा जिसमें मेहमान बैठे थे तालियों की आवाज से गूंज उठा। जब मुहूर्त की ये महफिल बरखवास्त हुई तो भटसावे ने अजीम से कहा, माल पानी है, चलो आउटडोर चलें। अजीम इसका मतलब न समझा। आउटडोर कहा? भटसावे मुस्कुराया। माजे लगे, मौज शौक करने जाएंगे। 100 रुपया तुम्हारे पास है, सो हमारे पास। चलो। अजीम समझ गया, लेकिन वो उसके मौज शौक से डरता था। उसकी बीवी थी, 2 छोटे छोटे बच्चे भी। इसने कभी अय्याशी नहीं की थी, मगर इस वक्त वो खुश था। उसने अपने दिल से कहा, चलो रे देखेंगे क्या होता है। भटसावे ने फौरन टैक्सी मंगवाई। दोनों उसमें बैठे और ग्रांट रोड पहुंचे। अजीम ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? भटसावे। वो मुस्कुराया, अपनी मौसी के घर। और जब वो अपनी मौसी के घर पहुंचा तो वो मिस माला खांडेकर का घर था। वो इन दोनों से बड़े तपाक के साथ मिली, उन्हें अंदर अपने कमरे में ले गई, होटल से चाय मंगवा कर पिलाई। भटसावे ने उससे चाय पीने के बाद कहा, हम मौज शौक के लिए निकले हैं, तुम्हारे पास। तुम हमारा कोई बंदोबस्त करो। माला समझ गई वो भटसावे की एहसानमंद थी, इसलिए उसने फौरन मर्टी जबान में कहा, जिसका यह मतलब था कि मैं हर तिदमत के लिए तैयार हूं। दरअसल भटसावे अजीम को खुश करना चाहता था, इसलिए कि उसने उसको मुलाजिमत दिलवाई थी। चुनांचे भटसावे ने मिस माला से कहा कि वो एक लड़की मुहैया कर दे। मिस माला ने अपना मेकअप जल्दी जल्दी ठीक किया और तैयार हो गई। सब टैक्सी में बैठे। पहले मिस माला प्लेबैक सिंगर शांता करुणाकरण के घर गई, मगर वो किसी और के साथ बाहर जा चुकी थी। फिर वो अनसुया के यहां गई, मगर वो इस काबिल नहीं थी कि उनके साथ ऐसी मुहिम पर जा सके। मिस माला को बहुत अफसोस था कि उसे 2 जगह नाउमीदी का सामना करना पड़ा, लेकिन उसको उम्मीद थी कि मुआमला हो जाएगा। चुनांचे टैक्सी गोल पेठा की तरफ चली। वहां कृष्णा थी, 15-16 बरस की गुजराती लड़की, बड़ी नर्मो नाजुक सुर में गाती थी। माला उसके घर में दाखिल हुई और चंद लम्हात के बाद उसको साथ लिए बाहर निकल आई। भटसावे को उसने हाथ जोड़ के नमस्कार किया और अजीम को भी। माला ने ठेठ दलालों के से अंदाज में अजीम को आंख मारी और गोया ठामोर जबान में उससे कहा, ये आपके लिए है। भटसावे ने उस पर निगाहों ही निगाहों में सादर कर दिया। कृष्णा अजीम गोविंदपुरी के पास बैठ गई। चूंकि उसको माला ने सब कुछ बता दिया था, इसलिए वो इससे चहले करने लगी। अजीम लड़कियों का सा हिजाब महसूस कर रहा था। भटसावे को उसकी तबीयत का इल्म था, इसलिए उसने टैक्सी एक बारक के सामने ठहराई, सिर्फ अजीम को अपने साथ अंदर ले गया। नथमा निगार ने सिर्फ 1-2 मर्तबा पी थी, वो भी कारोबारी सिलसिले में। ये भी कारोबारी सिलसिला था। चुनांचे उसने भटसावे के इसरार पर 2 पैग रम के पिए और उसको नशा हो गया। भटसावे ने एक बोतल जरीद के अपने साथ रख ली। अब वो फिर टैक्सी में थे। अजीम को इस बात का ततन इल्म नहीं था कि उसका दोस्त भटसावे 2 गिलास और सोडे की बोतलें भी साथ ले आया है। अजीम को बाद में मालूम हुआ कि भटसावे प्लेबैक सिंगर कृष्णा की मां से ये कह आया था कि जो कोरस दिन में लिया गया था, इसके जितने टेक थे सब नराब निकले हैं, इसलिए रात को फिर रिकॉर्डिंग होगी। उसकी मां वैसे कृष्णा को बाहर जाने की इजाजत कभी ना देती, मगर जब भटसावे ने कहा कि उसे और रुपए मिलेंगे तो उसने अपनी बेटी से कहा, जल्दी जाओ और फारिग होकर सीधी यहां आओ। वहां स्टूडियो में न बैठी रहना। टैक्सी वर्ली पहुंची, यानी साहिल समुद्र के पास। ये वो जगह थी जहां ऐशपरस्त किसी न किसी औरत को बतल में दबाए आया करते। एक पहाड़ी सी थी, मालूम नहीं मसनूई या कुदरती। उस पर चढ़ते काफी वसी ओ अरीज सतह मुर्तफा किस्म की जगह थी। उसमें लंबे फासलों पर बेंचें रखी हुई थी, जिन पर सिर्फ एक एक जोड़ा बैठता। सबके दरमियान लिखा समझौता था कि वो एक दूसरे के मुआमले में मुखिल न हो। भटसावे ने, जो कि अजीम की दावत करना चाहता था, वर्ली की पहाड़ी पर कृष्णा को उसके सुपुर्द कर दिया और खुद माला के साथ टहलता टहलता एक जानिब चला गया। अजीम और भटसावे में 150 गज का फासला होगा। अजीम, जिसने भैर औरत के दरमियान हजारों मील का फासला महसूस किया था, जब कृष्णा को अपने साथ लगे देखा तो उसका ईमान मुज्जल हो गया। कृष्णा ठेठ मर्दी लड़की थी, सांवली सलोनी, बड़ी मजबूत, शदीद तौर पर जवान
और उसमें वो तमाम दावतें थी जो किसी खल खेलने वाली में हो सकती है। अजीम चूंकि नशे में था, इसलिए वो अपनी बीवी को भूल गया और उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि कृष्णा को थोड़े अरसे के लिए बीवी बना ले। उसके दिमाग में मुख्तलिफ शरारतें पैदा हो रही थी, कुछ रम के बाइस और कुछ कृष्णा की कुर्बत की वजह से। आमतौर पर वो बहुत संजीदा रहता था, बड़ा कमगो, लेकिन उस वक्त उसने कृष्णा के गुदगुदी की, उसको कई लतीफे अपनी टूटी फूटी गुजराती में सुनाए। फिर जाने उसे क्या ख्याल आया कि जोर से भटसावे को आवाज दी और कहा, पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है। भटसावे माला के साथ आया, अजीम को मोटी सी गाली दी और हंसने लगा। वो समझ गया था कि अजीम ने उससे मजाक किया है, लेकिन उसने सोचा बेहतर यही है किसी होटल में चले जहां पुलिस का खतरा ना हो। चारों उठ रहे थे कि पीली पगड़ी वाला नमूदार हुआ। इसने ठेठ सिपाहियाना अंदाज में पूछा, तुम लोग रात के 11 बजे यहां क्या कर रहा हो? मालूम नहीं, 10 बजे से पीछे यहां बैठना ठीक नहीं है, कानून है। अजीम ने संतरी से कहा, जनाब अपुन फिल्म का आदमी है, ये छोकरी। इसने कृष्णा की तरफ देखा, ये भी फिल्म में काम करती है। हम लोग किसी बुरे ख्याल से यहां नहीं आए, यहां पास ही जो स्टूडियो है उसमें काम करते हैं, थक जाते हैं तो यहां चले आते हैं कि थोड़ी सी तसरी हो गई। 12 बजे हमारी शूटिंग फिर शुरू होने वाली है। पीली पगड़ी वाला मुतमिन हो गया। फिर वो भटसावे से मुठातब हुआ, तुम इधर क्यों बैठा है? भटसावे पहले घबराया, लेकिन भौरन संभल कर उसने माला का हाथ अपने हाथ में लिया और संतरी से कहा, ये हमारा वाइफ है, हमारी टैक्सी नीचे खड़ी है। थोड़ी सी और गुफ्तगू हुई और चारों की तलाशी हो गई। इसके बाद उन्होंने टैक्सी में बैठकर सोचा कि किस होटल में चलें। अजीम को ऐसे होटलों के बारे में कोई इल्म नहीं था जहां आदमी चंद घंटों के लिए किसी भैर औरत के साथ कलवत इंतजार कर सके। भटसावे ने बेकार उससे मशवरा किया। चुनाचे उसको भौरन डोक यार्ड का सी वेव होटल याद आया और उसने टैक्सी वाले से कहा कि वहां ले चलो। सी वेव होटल में भटसावे ने 2 कमरे लिए। एक में अजीम और शांता चले गए, दूसरे में भटसावे और मिस माला खांडेकर। कृष्णा बदस्तूर मुजस्सम दावत थी, लेकिन अजीम जिसने 2 पैग और पी लिए थे, फलसफी रंग इख्तियार कर गया था। उसने कृष्णा को गौर से देखा और सोचा कि इतनी कम उम्र की लड़की ने गुनाह का ये भयानक रास्ता क्यों इख्तियार किया? खून की कमी के बावजूद इसमें इतनी तपिश क्यों है? कब तक ये नर्म नाजुक लड़की जो गोश्त नहीं खाती अपना गोश्त पोस्त बेचती रहेगी? अजीम को उस पर बड़ा तरस आया। चुनांचे उसने वाइस बनकर उससे कहना शुरू किया, कृष्णा मासियत की जिंदगी से कनारा कश हो जाओ। खुदा के लिए इस रास्ते से जिस पर कि तुम गामजन हो अपने कदम हटा लो। ये तुम्हें ऐसे मुहिब टार में ले जाएगा जहां से तुम निकल नहीं सकोगी। इस्मत फरोशी इंसान का बदतरीन फेल है। ये रात अपनी जिंदगी की रोशन रात समझो, इसलिए कि मैंने तुम्हें नेकोबद समझा दिया है। कृष्णा ने उसका जो मतलब समझा वो ये था कि अजीम उससे मोहब्बत कर रहा है। चुनाचे वो उसके साथ चिमट गई और अजीम अपना गुनाह व सवाब का मसला भूल गया। बाद में वो बड़ा नादिम हुआ। कमरे से बाहर निकला तो भटसावे बरामदे में टहल रहा था, कुछ इस अंदाज से जैसे उसको भेड़ों के पूरे छत्ते ने काट लिया है और डंक उसके जिस्म में खुबे हुए हैं। अजीम को देखकर वो रुक गया, मुतमिन कृष्णा की तरफ एक निगाह डाली और पेचोताब खाकर अजीम से कहा, वो साली चली गई। अजीम जो अपनी नदामत में डूबा था चौंका। कौन? वही माला। क्यों? भटसावे के लहजे में अजीब और गरीब एहतिजाज था। हम उसको इतना वक्त चूमते रहे, जब बोला कि आओ तो साली कहने लगी, तुम हमारा भाई है, हमने किसी से शादी कर ली है, और बाहर निकल गई कि वो साला घर में आ गया होगा। ऐसी और कहानियों के लिए आप किससे कविताएं पेज को, चैनल को लाइक, फॉलो व सब्सक्राइब करें प्लीज। थैंक्स।